आज हम बात करेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में और मानव शरीर के अंदर होने वाले रोगों के बारे में। संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में। सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट दोनों के सिलेबस में ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती हैं। सहज प्रतिरक्षा जो कि आनुवांशिक होती है, दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा जो कि जीवन काल के दौरान विकसित कर ली जाती है। सहज प्रतिरक्षा आनुवांशिक होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान अर्जित की जाती है। सहज प्रतिरक्षा के बारे में बात करें तो सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो जननिक होती है, जीवन से होती है, जननिक होती है, जन्म से प्राप्त होती है, आनुवांशिक होती है, अवरोधों से प्राप्त होती हैं, जो शरीर में रोग कारक के प्रवेश को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसमें अवरोध पाए जाते हैं। सहज प्रतिरक्षा के लिए क्या पाए जाते हैं, अवरोध पाए जाते हैं। 4 प्रकार के जो घटक हैं अवरोध के रूप में पाए जाते हैं जो कि सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। सबसे पहला है शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध जो है वो प्रथम पंक्ति की प्रतिरक्षा होती है। प्रथम पंक्ति की क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है शारीरिक अवरोध। अब इसके अंदर आते हैं त्वचा। इसके अंदर कौन आते हैं, त्वचा। दूसरा इसके अंदर आता है म्यूकस झिल्ली, त्वचा, म्यूकस झिल्ली। और भी कई सारे अंग हैं जिसके अंदर जिसमें ये आते हैं शारीरिक स्त्राव। उसके बाद में बात करें पूरक तंत्र। कौन कौन से हो गए, पूरक तंत्र। दूसरा तो यहाँ पे 3 जो है अवरोध होते हैं। सबसे पहला जो अवरोध है त्वचा, दूसरा है म्यूकस झिल्ली और तीसरा है शारीरिक स्त्राव। तो त्वचा के बारे में बात करें तो त्वचा की जो बाहरी परत है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और भीतरी परत को डर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस और डर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस जो है वो मृत कोशिकाओं से बनी हुई होती है। एपिडर्मिस मृत कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। ये सख्त परत जो है वो जल विरागी केराटिन नामक प्रोटीन की बनी होती हैं। ये जो एपिडर्मल जो परत है, एपिडर्मिस परत मृत कोशिकाओं से तथा उस मृत कोशिकाओं के अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन बना होता है जो कि जल विरागी होता है, जिसके अंदर जल आर पार नहीं हो सकता है। जल विरागी प्रोटीन केराटिन की बनी होती है जो कि रोगाणु उसको नहीं भेद पाते हैं। आंतरिक परत जो है वो डर्मिस होती हैं जो कि संयोजी ऊतकों से बनी होती है। डर्मिस जो है वो संयोजी ऊतकों से बनी होती हैं। दूसरा जो शारीरिक अवरोध है वो है म्यूकस झिल्ली। म्यूकस झिल्ली जो है वो श्वास नली के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर, इन सब के अंदर श्लेष्मा की एक नली पाई जाती है। वो श्लेष्मा की जो नली है वो क्या करती है, अवरोध का कार्य करती हैं। तीसरा होता है शारीरिक स्त्राव। शारीरिक स्त्राव के अंदर पसीना हो गया, आँखों से निकलने वाला पानी हो गया और आमाशय के अंदर जठर रस हो गया, आँखों के अंदर क्या हो गया, आंसू हो गया, लार और नाक के अंदर स्रावित होने वाला लाइसोजाइम एंजाइम हो गया। ये जो सब पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, शारीरिक स्त्राव होते हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे पसीना। दूसरा हो गया जठर के रस में HCl अम्ल। दूध के अंदर कौन सा शारीरिक अवरोध होता है, लैक्टोपरऑक्सीडेज। आंसू, लार और नाक के अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है। ये सब शारीरिक अवरोध का कार्य करते हैं। फिर पूरक तंत्र के अंदर फैगोसाइटिक प्रकृति की न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। भक्षकाणवीय अवरोध, अगले जो अवरोध होते हैं वो होते हैं भक्षकाणवीय अवरोध। भक्षण क्षमता जिनके अंदर होती है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के अंदर क्या पाई जाती हैं, भक्षकाणवीय क्षमता पाई जाती है। मैक्रोफेगोसाइटिक पावर होती है इनके अंदर। तो फैगोसाइटिक पावर जो है, भक्षण क्षमता जो है वो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज के अंदर होती है। फिर होते हैं प्रदाह्य अवरोध। साइटोकाइनिन बैरियर जो होते हैं, इसके अंदर मास्ट कोशिकाएं होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, मास्ट कोशिकाएं और बेसोफिल्स। ये जो है वो क्या है, साइटोकाइन बैरियर होते हैं, प्रदाह अवरोध होते हैं। साइटोकाइन बैरियर कौन आता है, मास्ट कोशिका और बेसोफिल्स। उसके बाद में बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा, जीवन काल के दौरान विकसित होने वाली प्रतिरक्षा। ये जीवन काल के दौरान प्राप्त की गई या ग्रहण की गई है। इस
यह सूक्ष्म जीवों या उनके द्वारा उत्पन्न उपापचय पदार्थों के पुनर्स्मरण शक्ति के आधार पर विकसित होती हैं। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जब सूक्ष्म जीवों का संक्रमण होता है उसके बाद में उनके बॉडी के अंदर डेवलप होती है, जो स्मरण क्षमता है उसके आधार पर डेवलप होती है, उसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इस प्रतिरक्षा में सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध विशिष्ट एंटीबॉडी एवं कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध क्या बनाई जाती हैं, एंटीबॉडी बनाई जाती हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाई जाती हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती हैं वो एंटीजन विशिष्ट होती है, एंटीजन पर बेस्ड होती है। इसका मुख्य गुण जो होता है वो स्मृति होता है। स्मृति के आधार पर जब प्रथम बार कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी बनाकर प्रतिक्रिया दर्शाता है। इसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। इस दौरान उसकी स्मृति बन जाती है और जब वही रोग कारक पुनः शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा पुनः तंत्र पूर्व निर्मित स्मृति की सहयोग से अधिक मात्रा में एंटीबॉडी बनाता है और उच्च तीव्रता से अनुक्रिया करता है, जिससे कि क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया धीमी होती है, जबकि द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया स्मृति के कारण क्या होती है, तेजी से होती है। अब उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बात करें तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, एंटीजन को प्रवेश करवाकर शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी। जब कोई रोगजनक या एंटीजन को क्या किया जाता है, शरीर में प्रवेश करवाते हैं तो शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये प्रतिरक्षा जो होती है वो धीमी होती है। प्रतिरक्षा क्या होती है, धीमी होती है। प्रभावी होने में क्या लेती है, समय लेती हैं, लेकिन लंबी अवधि तक इसका प्रभाव बना रहता है। तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रही है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्राकृतिक संक्रमण से संक्रामक जीव के शरीर में प्रवेश करने पर प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक जब संक्रमण होता है, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। और टीकाकरण के बाद में, टीकाकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, जानबूझकर कोई एंटीजन डालते हैं या कोई रोगाणु डालते हैं तो वो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। टीकाकरण के द्वारा हम क्या डाल रहे हैं, कोई एंटीजन डाल रहे हैं तो बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, तो वो भी एक सक्रिय प्रतिरक्षा है, लेकिन कृत्रिम तरीके की सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें क्या होता है, जब कोई शरीर के अंदर बने बनाए प्री फॉर्म्ड प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो है, वो बने बनाए एंटीबॉडी अगर शरीर में डाले जा रहे हैं तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। ये जो प्रतिरक्षा होती है वो शीघ्रता से प्रयत्नशील होती है, लेकिन कम अवधि तक क्या रहती है, प्रभावशाली रहती है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता से प्लेसेंटा द्वारा आईजीजी मिलता है। आईजीजी जो है भ्रूण को क्या मिलता है, आईजीजी, प्लेसेंटा के द्वारा आईजीजी। तो आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा को पार कर लेता है। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को जो प्लेसेंटा के द्वारा आईजीजी मिलता है, ये एक एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी जो मिलती हैं तो जो कि क्या होती हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, बनी बनाई एंटीबॉडी उसको मिल रही है। इसी तरह से दुग्ध स्त्रवण काल के दौरान कोलेस्ट्रम के अंदर माता से भ्रूण को आईजीए नाम की क्या बनती है, एक एंटीबॉडी प्राप्त होती है। तो आईजीजी और आईजीए ये दोनों ही भ्रूण को मदर से प्राप्त होती हैं। तो ये एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। सांप द्वारा काटे जाने पर टिटनेस, रेबीज या डिप्टीरिया के उपचार के लिए एंटीवेनम या एंटीटॉक्सिन प्रकार की प्रतिरक्षा डायरेक्ट उनको क्या दी जाती है, एंटीबॉडी दी जाती है। सांप काट दिया या कोई टिटनेस हो गया, रेबीज हो गया, उनके अंदर। स्वप्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा में अपनी स्वप्रतिरक्षी रोग में क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक उदाहरण है स्वप्रतिरक्षी रोग का। खुद का प्रतिरक्षा तंत्र खुद को ही क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। फिर बात करते हैं टीकाकरण या सक्रिय प्रतिरक्षीकरण। तो टीकाकरण के बारे में बात करें तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले काउपॉक्स चेचक के टीके का निर्माण किया था। पहली बार जेम्स फिप्स को लगाया गया था। ये टीका जेम्स फिप्स नामक बच्चे को लगाया गया था, इसलिए इन्हें टीकाकरण का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को काउपॉक्स चेचक के टीके की खोज की थी।
एडवर्ड जेनर ने। फिर बात करते हैं टीके के प्रकार। टीके के प्रकार, पहला है लाइव वैक्सीनेटेड जीवित टीका। इसमें क्या होते हैं, जीवित टीके के अंदर क्या होता है, जीवित जो रोगजनक है वो शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं, जैसे रूबेला, खसरा, रोटा वायरस और ओरल पोलियो का ये जो है वो डायरेक्ट बॉडी में प्रवेश कराए जाते हैं, वो भी मृत या निष्क्रिय अवस्था के अंदर प्रवेश करवाए जाते हैं, रूबेला, खसरा, रोटा और पोलियो। इसी तरह से मरे हुए वैक्सीन या निष्क्रिय टीके, किल्ड वैक्सीन्स, इसमें रोगजनों को निष्क्रिय करके जो है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फॉस्फोरिन का उपयोग करके रोगजनक की विभाजन क्षमता को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। रोगजनक के एंटीजन गुण को क्या रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड या फॉस्फोरिन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जीवाणु की विभाजन क्षमता तो क्या हो जाती है, रोगजनक की विभाजन क्षमता तो नष्ट हो जाती है, लेकिन उसका एंटीजन गुण क्या रहता है, बरकरार रहता है, जिसमें टाइफाइड है, हैजा है, कुकर खांसी है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ये जो है वो किल्ड वैक्सीन्स होती हैं। फिर है आविस में क्या होता है कि सीधा क्या दिया जाता है, किसी विष के विरुद्ध, विष के द्वारा, जीवाणु द्वारा, कोई रोग क्या होते हैं जीवाणु से न होकर किसी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले विष के द्वारा होते हैं, तो उनके लिए कौन से टीके लगाए जाते हैं, आविस टीके लगाए, जैसे टिटनेस। ये क्लोस्ट्रीडियम नामक टिटेनी नामक जीवाणु से नहीं होता, बल्कि ये एक न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पोस्मिन स्रावित होता है, टिटेनोस्पोस्मिन, इसके द्वारा जो है ये रोग होता है। तो डिप्टीरिया है, टिटनेस है, इनको विष वाले टीके दिए जाते हैं, आविष वाले। उसके बाद में बात करते हैं इसके बाद में बात करें तो संयुग्मी या इकाई टीके, ये क्या होते हैं कि इन टीकों का निर्माण जो है वो दो अलग अलग घटकों से होता है। दो अलग अलग घटकों का क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, जिसमें जीवाणु के आवरण का उपयोग करते हैं, जीवाणु के आवरण के टुकड़ों का उपयोग करते हैं, और इनको क्या करता है, एक कैरियर प्रोटीन के साथ जोड़ा जाता है। तो ये इकाई टीके या संयुग्मी टीके प्राप्त होते हैं। जीवाणु के आवरण के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है, उनको एक कैरियर प्रोटीन से जोड़कर एक टीका बनाया जाता है। इसके अंदर जो है वो पर्टूसिस का वैक्सीन है और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है। पर्टूसिस का वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है वो संयुग्मी या इकाई टीके होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मानव शरीर के अंदर एंटीबॉडी जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें IgG की मात्रा सर्वाधिक होती है। 5 प्रकार की एंटीबॉडी में सबसे ज़्यादा IgG पाया जाता है। थाइमस और अस्थिमज्जा जो होते हैं वो प्राथमिक क्या होते हैं, लसिका अंग होते हैं। थाइमस और अस्थिमज्जा जो है प्राथमिक या केंद्रीय लसिका अंग होते हैं। लसिकाणु जो प्रतिरक्षण करने वाली प्रमुख कोशिकाएं होती है, लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, एंटीबॉडी बनाने वाली प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। एंटीजन इम्यून सिस्टम की प्रमुख कोशिकाएं होती है, जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती है। बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लेज्मा कोशिका के रूपांतर, बीटा जो कोशिका है वो प्लेज्मा कोशिकाओं के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। बी कोशिकाएं हैं वो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। बी कोशिकाएं जो है वो एंटीबॉडी बनाती हैं। उसके बाद में बात करें तो कौन सी जो प्रतिरक्षी मानव शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र में कौन सी कोशिका जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं। टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं और बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाती हैं। दूसरा बात करें प्रतिरक्षी क्या होते हैं, प्रतिरक्षी जो अणु होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। एलर्जी के लिए IgE प्रकार की एंटीबॉडी काम में आती हैं। एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार कर लेती हैं IgG। टीकाकरण के स्वरूप मानव के अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव के प्रमुख रोगों के बारे में, मानव शरीर के अंदर प्रमुख रोगों के बारे में। तो रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोगों के बारे में बात करें तो संक्रामक रोग जो हैं वो छुआछूत से फैल सकते हैं, जैसे कि दाद है रिंगवर्म वाला। अछुआछूत से फैलने वाले जैसे कि एड्स, डेंगू मलेरिया एड्स, ये जो रोग होते हैं वो अछुआछूत वाले लेकिन संक्रामक रोग होते हैं। फिर होते हैं
संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग कैंसर है, एलर्जी है, अपंगता से संबंधित कोई रोग हैं, अपूर्णता रोग है जिसमें प्रोटीन वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनकी कमी हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोगों में पहला है जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोगों में पहला रोग है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग या लेप्री, इसको क्या बोलते हैं, लेप्री या हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, लेप्री या हैंसन रोग एक जीवाणु जनित रोग है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर हो सकता है, मनुष्य के अंदर हो सकता है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट जो सेकेंड रोग है, इसके लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। लेप्री को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्षय रोग, टीबी जो है, टीबी जो होता है इसमें क्या होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसके अंदर ये जो रोग है वो वायु और जल के माध्यम से होता है। रोगी के वस्त्र हैं, बर्तन हैं आदि जो हैं वो उपयोग करने से ये रोग हो सकता है। कुछ और जीवाणु जनित रोग है जिसमें कुष्ठ रोग है, डिप्टीरिया है, न्यूमोनिया ही है, ये सब न्यूमोनिया जो है ये सब संक्रामक रोग होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें डिप्टीरिया, तीसरा रोग है डिप्टीरिया, जिसे डिप्टीरिया रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्टीरियाई के द्वारा ये रोग होता है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्टीरियाई के द्वारा ये रोग होता है। इसमें नाक, गला और टॉन्सिल्स जो है वो प्रभावित होते हैं डिप्टीरिया के अंदर, नाक, गला और टॉन्सिल्स। नेक्स्ट है टिटनेस या धनुस्तंभ रोग। टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा संक्रामक रोग हैं ये। टिटनेस व्यक्ति के जबड़े जो हैं वो बिछ जाते हैं और शरीर में क्या आने लगती हैं, ऐंठन आने लगती हैं। व्यक्ति के जबड़े बिछ जाते हैं और शरीर में ऐंठन आने लगती हैं टिटनेस के अंदर। उसके बाद में बात करें न्यूमोनिया जो होता है वो भी एक संक्रामक रोग है जीवाणु के द्वारा होने वाला। डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई के द्वारा ये होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई के द्वारा ये न्यूमोनिया रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्या लगती है, ठंड लगती है। इस रोग में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और साथ ही तेज़ बुखार आने लगता है। WBC की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। न्यूमोनिया रोग के अंदर व्यक्ति के अंदर WBC की कमी हो जाती है, जिसकी उसकी प्रतिरक्षा जो है क्षमता है वो कम हो जाती है। प्रतिरक्षा क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। न्यूमोनिया के अंदर WBC कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रवाहिका या अतिसार, डायरिया जो है वो शाइजेला नामक जीवाणु के द्वारा होता है। शाइजेला नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें आंत्र के अंदर अत्यधिक मात्रा में जल और विद्युत अपघटय जो होते हैं वो अवशोषित नहीं होते हैं, जिससे वे शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं और शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है डायरिया के अंदर। इसमें उल्टियाँ होने लगती हैं और दस्त के साथ रक्त भी आने लगता है। डायरिया के अंदर। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, ये निजेरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा होता है। ये जो रोग होता है वो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेरुद्रव्य को संक्रमित करता है। मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और मेरुद्रव्य, इन तीन को क्या करता है, ये संक्रमित करता है। निजेरिया मेनिंजाइटिस। उसके बाद में नेक्स्ट है गोनोरिया सुजाक, ये भी निजेरिया गोनोरियाई के द्वारा होता है। निजेरिया गोनोरियाई के द्वारा सुजाक नामक रोग होता है। जनन अंगों से संबंधित ये रोग होता है। नेक्स्ट है हेजा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। ये भी एक संक्रामक रोग है, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। उसके बाद में बात करें नमक चीनी का घोल, इस रोग के दौरान व्यक्ति को दिया जाता है। नमक और चीनी युक्त जो घोल हैं, जिसको हम ORS का घोल भी बोलते हैं, नमक और चीनी युक्त घोल है, ORS का घोल जो है वो रोगी को दिया जाता है। नेक्स्ट है मोतीजरा या टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। इसके लिए विडॉल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, विडॉल टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। इसमें TAB का टीका लगाते हैं। नेक्स्ट है कुकर खांसी, बोर्डिटेला पर्टुसिस के द्वारा काली खांसी रोग होता है, कुकर खांसी रोग होता है। बोर्डिटेला पर्टुसिस के द्वारा काली खांसी रोग होता है। इसमें DPT का टीका लगाते हैं पर्टुसिस के अंदर। फिर बात करते हैं विषाणु जनित रोग, विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोगों के अंदर बात करें तो सबसे पहला रोग है एड्स।
सबसे पहला कौन सा रोग है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एक विषाणु से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। एक आरएनए निर्मित रेट्रोवायरस और इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी के द्वारा होता है। तो ये जो होता है वो आरएनए निर्मित रेट्रोवायरस और एचआईवी वायरस के द्वारा ये रोग होता है। उसके बाद में बात करें एचआईवी जो वायरस है उस एचआईवी वायरस की सतह चारों ओर से फास्फोलिपिड की 2 परतों से निर्मित होती हैं, जिसमें 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन GP120 और GP41 धसी रहती है। तो एचआईवी की सतह के चारों ओर फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं और उन पर 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, GP120 और GP41। विषाणु के अंदर मध्य भाग में एकल सूत्रीय आरएनए पाए जाते हैं। एचआईवी के अंदर कौन सा आरएनए होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एकल सूत्रीय आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं, जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अणु संबंध होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। आरएनए अणुओं को घेरते हुए 2 प्रोटीन आवरण होते हैं, जिसमें आंतरिक आवरण जो है वो P24 प्रोटीन तथा बाहरी आवरण जो है वो P17 प्रोटीन से बना होता है। तो आरएनए अणुओं को घेरते हुए 2 प्रोटीन के आवरण पाए जाते हैं, अंदर की तरफ प्रोटीन 24 और P24 और बाहर की तरफ P17 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, एचआईवी जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से टीआरएनए से डीएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए से क्या करता है? डीएनए का संश्लेषण करता है। HIV-1 और HIV-2 2 प्रकार के एचआईवी होते हैं, जिसमें से HIV-1 जो होता है वो एड्स के लिए जिम्मेदार होता है। एड्स के लिए HIV-1 क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो अगर बात करें तो एचआईवी की जो संरचना है उस संरचना के अंदर देखें तो सबसे बाहर जो है वो फास्फोलिपिड का आवरण है, जिसमें GP41 और GP120 बाहर है, GP41 जो है वो अंदर की तरफ है। इसी तरह से अंदर की तरफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को घेरने वाली 2 प्रकार की क्या है? प्रोटीन है, P24 और P17। P24 अंदर की तरफ है और P17 जो है वो क्या है? बाहर की तरफ है। P17 जो है वो क्या है? बाहर की तरफ है। नेक्स्ट बात करें तो जो पक्ष विषाणु जो रेट्रोवायरस है वो आरएनए कोड जो है वो सामान्य कोशिका के बाद के अंदर पास जाता है। फिर ये जो विषाणुवीय आरएनए होता है वो सामान्य कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। विषाणुवीय डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से उत्पन्न होता है और ये जो विषाणुवीय डीएनए है वो परपोषी के जीनोम के साथ जुड़ जाता है और फिर नई संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा नया विषाणुवीय आरएनए बनाता है और ये नए विषाणुवीय आरएनए जो है वो अन्य कोशिकाओं को जाके क्या करता है? संक्रमित करता है। इसकी जो टेस्ट है वो होती है एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसे टाइप। ये जो टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ये एड्स की पहचान के लिए होते हैं। एचआईवी जो टेस्ट होता है वो एंटीजन से युक्त होता है एचआईवी किट में। ये जो रोग है एचआईवी रोग, एक संक्रामक रोग है। इसका आज तक कोई इलाज नहीं है। इससे पहला जो केस मिला था चेन्नई के अंदर, भारत के अंदर चेन्नई में, उसे डेथ वारंट के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 के अंदर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO का गठन किया गया था। 1992 के अंदर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO का गठन किया गया था भारत के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रोग है पोलियो रोग। पोलियो ये एक विषाणु से होने वाला रोग है। पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है। जोनास शॉक ने इसके टीके का आविष्कार किया था। एल्बर्ट ने इस रोग से बचाव के लिए मुख से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किया था। जोनास शॉक ने तो टीका बनाया था और एल्बर्ट ने मुंह से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किया था एल्बर्ट ने। जन्म से प्रथम वर्ष में 3 बार 1-1 माह के अंतर में ये पोलियो की दवाई पिलाई जाती हैं। जन्म के प्रथम वर्ष के अंदर 3 बार 1-1 माह के अंतर से ये पोलियो की दवा पिलाई जाती हैं।
फिर है रेबीज रोग। रेबीज जो होता है वो विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, जिसमें जंतुओं की लार में ये जो रेबीज वायरस है वो पाया जाता है, रेबीज वायरस। इसके जो लक्षण हैं प्रकट हो जाते हैं अगर किसी व्यक्ति में, तो उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित होती है रेबीज के अंदर। रेबीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग को हाइड्रोफोबिया अर्थात पानी से डर लगता है। जिनको रेबीज हो जाता है उनको हाइड्रोफोबिया भी होता है, पानी से उनको क्या लगता है, डर लगता है। लुई पाश्चर ने इस रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने, और इस टीके को मैरी एक्स ह्यूमन डिप्लॉइड कोशिका टीका के नाम से जाना जाता है। मैरी एक्स ह्यूमन डिप्लॉइड कोशिका टीका। फिर है मम्स, ये भी एक विषाणु से होने वाला रोग है। एपिडेमिक पैरोटिसिस भी कहते हैं, एपिडेमिक पैरोटिसिस। ये रोग जो है लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। मम्स के अंदर लार ग्रंथियाँ जो है वो प्रभावित होती हैं, विशेषकर पैरोटिड ग्लैंड जो है वो फूल जाती हैं, जिससे भोजन को निगलने में असुविधा होती है। मम्स के अंदर भोजन निगलने में असुविधा होती है, इसके लिए एस्पिरिन की गोली लेनी चाहिए मम्स के अंदर। फिर है जुखाम, इन्फ्लुएंजा, ये भी एक विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, इसमें श्वास नली और नासिका वेशम जो है वो प्रभावित होते हैं। फिर बात करते हैं पोलियो जो है वो भी जॉन्डिस विषाणु के द्वारा होता है। यकृत में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। नाखून है, आँखें हैं, वो कैसे दिखाई देने लगती है, पीली, और मूत्र भी कैसा हो जाता है, पीला। पीलिया रोग के अंदर पीलिया विषाणु से होता है, यकृत में सूजन आती है, आँखें हैं, नाखून हैं, और मूत्र का रंग जो है वो पीला हो जाता है। फिर है स्मॉल पॉक्स चेचक, अति संक्रामक भयंकर रोग माना जाता है। WHO ने घोषणा की है कि इस रोग को समाप्त कर दिया गया है, इस चेचक को समाप्त कर दिया गया है पृथ्वी से। उसके बाद में बात करते हैं हेपेटाइटिस भी एक विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस ए, जिसे पीलिया भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए को पीलिया भी कहा जाता है। इसमें यकृत जो है वो क्षतिग्रस्त होता है। हेपेटाइटिस जो बी होता है, हेपेटाइटिस बी सीरम यकृत शोथ भी कहते हैं, इसे सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ये जो होता है हेपेटाइटिस बी जो है वो, ये जो विषाणु होता है HIV से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। एक DNA विषाणु होता है, HIV एक RNA विषाणु है, जबकि हेपेटाइटिस बी का जो विषाणु है वो DNA विषाणु होता है, जो कि HIV से भी खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस बी की जो खोज है वो 1965 के अंदर ब्लूमबर्ग नाम के बंदे ने की थी, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है। इस वायरस की खोज की थी ब्लूमबर्ग ने, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है यकृत शोथ बी के वायरस को। ये सामान्यतः वयस्कों के अंदर ही होता है, एडल्ट के अंदर ही हेपेटाइटिस रोग होता है, एडल्ट लोगों के अंदर ही हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस विषाणु शरीर में एंटीबॉडी अनुक्रिया के फलस्वरूप एंटीबॉडी के उत्पादन को दीपित करते हैं। ये IgM प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं। तो हेपेटाइटिस बी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी जो है वो एक्टिव रहता है, IgM जो है वो हेपेटाइटिस बी के दौरान एक्टिव रहता है, IgM एंटीबॉडी। उसके बाद में बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जिसमें अमीबिया पेचिस के द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबियासिस या अमीबिया पेचिस भी कहते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा। ट्रोफोजाइट जो अवस्था है वो आंत्र की भित्ति में प्रवेश करके उत्तक अपघटक एंजाइम का स्रावण करती हैं। तो ट्रोफोजाइट जो अवस्था होती हैं, जिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की अमीबा की जो ट्रोफोजाइट अवस्था होती है वो आंत की भित्ति में प्रवेश करके उत्तक अपघटक एंजाइम का स्रावण करती हैं। फिर प्रवाहिका या अतिसार, डायरिया, जियार्डियाना के द्वारा होता है, जियार्डिया के द्वारा डायरिया या जियार्डियासिस होता है, अतिसार जियार्डिया के द्वारा होता है। फिर है ट्रिपेनोसोमियासिस या निद्रालु रोग, निद्रा रोग जो है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियसिस के द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियसिस के द्वारा होता है। गैलोसाइना पल्पेलिस जो है वो मक्खी है, इस वाहक को फैलाती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियसिस के द्वारा निद्रा रोग होता है।
जो ट्रिपेनोसोमा होता है वो मस्तिष्क में के प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य में प्रवेश कर मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। मस्तिष्क को क्या पहुंचाता है? क्षति पहुंचाता है ट्रिपेनोसोमा। फिर है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सबसे सामान्य जाति प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। ये जो रोग होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। तो क्या होता है, जब एक मच्छर जो है वो हमारे शरीर को काटता है, जब एक मच्छर जो है वो मानव को काटता है तो स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है वो मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है। कौन सी अवस्था? स्पोरोजोइट अवस्था मानव शरीर में प्रवेश करती है। फिर वो जो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? लीवर के अंदर जाते हैं और लीवर की कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। मानव की लीवर की कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करती हैं स्पोरोजोइट अवस्था। और स्पोरोजोइट अवस्था फिर कहाँ जाती हैं? आरबीसी के अंदर। आरबीसी में भी क्या करती हैं? अलैंगिक जनन करती हैं और वहाँ पर युग्मकों का निर्माण करती हैं। तो यकृत के अंदर और आरबीसी के अंदर दोनों में अलैंगिक जनन होता है। और किसका निर्माण होता है? अलैंगिक जनन के दौरान किसका? युग्मकों का निर्माण होता है। और फिर ये जो युग्मक होते हैं वो जो होते हैं युग्मकों का निर्माण होता है और आरबीसी जो है वो फट जाती हैं और आरबीसी के फटने से हीमोज्वाइन कण निकलते हैं। उसके बाद में जो ये युग्मक हैं ये युग्मक वापस से मच्छर के शरीर में चले जाते हैं और मच्छर के शरीर में जाने के बाद में वहाँ पे मच्छर के आमाशय के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है, परिवर्धन होता है। मच्छर के आमाशय में निषेचन और परिवर्धन होता है, लैंगिक जनन होता है मच्छर के आमाशय में। उसके बाद में जो ये स्पोरोजोइट अवस्था वापस से कहाँ पर? मच्छर की लार ग्रंथियों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, मच्छर की लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाती हैं। तो मनुष्य में स्पोरोजोइट अवस्था स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करती हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो शरीर में प्रवेश करता है। शरीर की यकृत कोशिका और आरबीसी के अंदर क्या करता है? वो अलैंगिक जनन करता है, हीमोज्वाइन कण बनाता है, जैसे ठिठुरन, कपन होती हैं, ज्वर होता है। तो परजीवी जो होता है मच्छर वो गैमेटोसाइट के रूप में प्रवेश कर परजीवी को आगे परिवर्तन मच्छर में होता है। गैमेटोसाइट में युग्मक जनन द्वारा युग्मक बनते हैं और निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, पुनः स्पोरोजोइट बनती हैं और लार ग्रंथियों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर है लेशमोनियासिस। लेशमोनिया के द्वारा कालाजार नामक रोग होता है। लेशमोनिया डेनोमनी के द्वारा कालाजार रोग होता है। फिर है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिसिस के द्वारा ट्राइकोमोनियासिस रोग होता है। उसके बाद में है हेलमिंथीज से होने वाले रोग। एस्केरियासिस गोलकृमि एस्केरिस के द्वारा होता है। एस्केरिस के द्वारा आंत से संबंधित रोग है। एंटेरोबियसिस वर्मिकुलरिस के द्वारा होता है। एंटेरोबियसिस वर्मिकुलरिस के द्वारा कर्मियों को पिन या सिटकृमि भी कहा जाता है। गिनी कृमि रोग जो है ड्रैकनकुलेसिस जो है वो ड्रैकनकुलेसिस के द्वारा होता है। टीनियसिस जो है वो फीताकृमियों के द्वारा होता है। फिर है असंक्रामक रोग में आता है कैंसर के अंदर बात करें तो कार्सिनोमा। उपकला कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले अर्बुद को क्या कहते हैं? कार्सिनोमा कहते हैं। उपकला कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले अर्बुद को कार्सिनोमा कहते हैं। सर्कोमा संयोजी ऊतकों से उत्पन्न होने वाले अर्बुद को सर्कोमा कहते हैं। संयोजी ऊतकों से उत्पन्न होने वाले जो त्वचा के अंदर जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा कहलाता है। त्वचा के अंदर कार्सिनोमा, त्वचा के अंदर उपकला ऊतक या त्वचा के अंदर जो है वो कार्सिनोमा है। सर्कोमा में क्या होता है? संयोजी ऊतकों के अंदर मेजोडर्म संरचनाओं से बनते हैं सर्कोमा। ऑस्टियोमा में अस्थियों में बनने वाला अर्बुद जो है वो ऑस्टियोमा कहलाता है। फाइब्रियोमा तंतुजन्य ऊतकों के अंदर फाइब्रियोमा। ग्लायोमा जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के संयोजी ऊतकों में उत्पन्न होता है ग्लायोमा। उसके बाद में लिम्फोमा जो है वो लसिका गांठों और लसिका स्थानों के अंदर उत्पन्न होने वाला अर्बुद है लिम्फोमा।
उसके बाद में कैंसर जो होता है वो संपर्क संदमन सामान्य कोशिकाओं का गुण होता है कि समाप्त होने पर कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करती है। संपर्क संदमन यानी सामान्य कोशिका का गुण होता है संपर्क संदमन, ये गुण समाप्त हो जाता है जिससे अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, जिससे अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर प्राय उद्गम स्थल तक सीमित रहते हैं। तो कुछ प्रकार के ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मेलिगेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं, बिनाइन ट्यूमर वो उद्गम स्थल तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे स्थानों तक फैलने की क्षमता नहीं होती हैं और कम हानिकारक होते हैं बिनाइन ट्यूमर। दूसरे जो ट्यूमर होते हैं उनको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इनका उद्गम स्थल से अन्य स्थलों तक फैल जाते हैं, नए ट्यूमर बनाते हैं। इसको मेटास्टेसिस गुण कहते हैं। ये गुण क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस का गुण पाया जाता है इन ट्यूमर की कोशिकाओं के अंदर। कैंसर का जो कारण होता है उसमें क्या होता है कि सामान्य कोशिकाएं जो है वो कैंसर कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। वे सामान्य कोशिकाएं जो कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। हो सकता है कि वो भौतिक कारण जैसे विकिरणों के द्वारा, या रासायनिक कारण जैसे तंबाकू से निकलने वाले धुएं के कारण, या जैविक कारक जैसे कि ऑन्कोवायरस के द्वारा ये हो सकता है। भौतिक में विकिरणें होगी, रासायनिक में तंबाकू धुआं हो गया और जैविक कारक में ऑन्कोवायरस हो गया। इनके द्वारा ये सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं। पराबैंगनी किरणें जो होती है वो अनायनी विकिरणें होती हैं। डीएनए में उत्परिवर्तन कर त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो पराबैंगनी विकिरणें त्वचा कैंसर बनाती हैं। अनायनी विकिरणें जो डीएनए में क्या करती हैं? उत्परिवर्तन करती हैं। जबकि एक्स किरणें जो कि आयनीकारी विकिरणें होती हैं, ये ल्यूकेमिया रक्त कैंसर का कारण बनती है। पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर, अनायनी किरणें हैं, और आयनी किरणें एक्स किरणें जो होती है वो ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर का कारण बनती हैं। अब कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जाए? डायग्नोज करने के तरीके हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। फिर बात करते हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलने के कारण उत्पन्न होती हैं। मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन के निकलने के कारण एलर्जी नामक रोग होता है, और इस दौरान IgE एंटीबॉडी जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं। IgE एंटीबॉडी एक्टिव होती हैं। फिर अस्थमा और दमा है, ये असंक्रामक रोग हैं। वात स्फीति जो है वो असंक्रामक रोग है। धूम्रपान और वायु प्रदूषकों के दुष्प्रभाव के कारण फेफड़ों से संबंधित एक रोग होता है। उसके बाद में है हाइपरटेंशन। ये भी क्या होता है? एक असंक्रामक रोग होता है जिसमें हृदय का प्रसंकुचन दाब 120 और अनुशीतलन दाब 80 mmHg के बीच में होना चाहिए। मोतियाबिंद जो है ये भी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। ग्लूकोमा जो है, आँखों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोमा, ये भी एक असंक्रामक रोग है। और बहंगापन, ये भी क्या है? एक असंक्रामक रोग है। अंगुलियाँ जो हैं वो विकृत हो जाती है कुष्ठ रोग के अंदर। कुष्ठ रोग में अंगुलियाँ क्या हो जाती है? विकृत हो जाती हैं। एड्स रोग जो होता है, एड्स रोग जो है वो HIV वायरस से होता है। कालाजार जो होता है वो लेस्मोनिया के द्वारा होता है। मच्छर की एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। गिनी वर्म को ड्रैगन गोलर्स के द्वारा होता है। प्रारंभिक अवस्था में पता लगाए तो इलाज संभव है कैंसर का। और आनुवंशिक रोग हैं, हीमोफीलिया भी हैं, सिकल सेल एनीमिया भी हैं, वर्णांता भी हैं, ये सभी आनुवंशिक रोग हैं।